हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम चिन्मा एचबी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये आपकी थ्योरी क्लास होगी। थ्योरी क्लास कौन सी होगी? 70 तो हो गई थी ना, 71 होगी थ्योरी क्लास। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चिन्मा एचबी को पढ़ने वाले हैं। इनका जो वर्क है, जो आपके एलटी में मेंशन है, थिंग्स फॉल अपार्ट, वो पढ़ने वाले हैं इस वर्क में। ठीक है, एंड एलटी वालों के लिए अभी 15 डेज बचे हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो 5000 प्लस MCQs है। एलटी वालों के लिए बनाया गया है 5000 प्लस MCQs। अगर आप लेना चाहते हैं, ये PDF है, PDF फॉर्म में मिलेगा। लेना चाहते हैं इस PDF को तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप PDF को ले सकते हैं। ये 5000 प्लस MCQ जिसमें है, एंड टॉपिक वाइज है ये MCQs। ठीक है, और 8081848735 पे आप व्हाट्सअप करके PDF को ले सकते हैं। PDF प्रिंटेबल है, प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आप 15 डेज़ में या 16 डेज़ में कर सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत लीजिए, ये भी बता दे रही हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं चिन्मा एचबी के बारे में। जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं उनको बता दूं कि 70 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है आपके एलटी की थ्योरी क्लासेस। तो अगर आपका कहीं पे भी कुछ छूट रहा है तो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाली जो TGT है उसको भी मैं पूरा, जैसे हम LT का पूरा थ्योरी क्लास किए हैं ना अपने YouTube चैनल पे, वैसे उसका भी थ्योरी क्लास करने वाले हैं, और जल्द ही मैं DSSB का भी चालू करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल नेम एंड ओरिजिन चिन्मा एचबी। इनकी अगर बात करें तो इनका जो पूरा नाम है एल्बर्ट चिन्मा, ये नाम याद रखना, एल्बर्ट चिन्मा लुमोगु। ठीक है, चिन्मा लुमोगु एचबी, ये पूरा नाम है इनका, एल्बर्ट चिन्मा लुमोगु एचबी, ये फुल नेम है इनका। तो फुल नेम आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? थोड़ा सा बर्थ के बारे में, क्योंकि प्रोमिनेंट राइटर हैं, बर्थ के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर 1930, 16 नवंबर 1930 में इनका जन्म होता है ओगिडी, ब्रिटिश नाइजीरिया में। कहाँ पे? ओगिडी, ब्रिटिश नाइजीरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया इनके बर्थ के बारे में। ठीक है, एंड इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, प्लेस ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो मैंने बताया ओगिडी, ब्रिटिश नाइजीरिया में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई थी? तो बच्चे ये भी ध्यान रखना है, डेथ। ठीक है, डेथ की बात अगर हम करेंगे तो 21 मार्च है ना, 2013, यानी कि कितनी एज हो गई इनकी? 82 ईयर्स ओल्ड में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी? तो ये भी पॉइंट्स देखना है, ध्यान रखना है। इनकी जो डेथ हुई थी वो बॉस्टन में हुई थी। बॉस्टन कहाँ पड़ता है? ध्यान रखना, बॉस्टन मैसाचुसेट्स में पड़ता है। कहाँ पे? मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स, ये कहाँ पे पड़ता है? US। चलिए, ये इनकी डेथ हुई थी, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, रेस्टिंग प्लेस उनका उगडी और एम्बरा, नाइजीरिया, यही था। ठीक है, और इनकी वाइफ क्रिश्चिनिया चिन्मे ओकली थी, ये ध्यान रखना। एक पॉइंट और भी ध्यान रखना आपने, एक पॉइंट और इनका है, जैसे कि इनको कुछ नोटेबल अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, इनको कुछ नोटेबल अवार्ड्स मिले हैं। एक मिनट, हाँ, इनको कुछ नोटेबल अवार्ड्स मिले हैं। वो कौन से अवार्ड्स हैं? नोटेबल अवार्ड्स हैं तो सबसे पहले इनको मिला था, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, सबसे पहले इनको मिला था नाइजीरियन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। नाइजीरियन नेशनल, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, नाइजीरियन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये मिला था इनको। ये अवार्ड मिला था इनको कब? 1979 में, 1979 में। सेकेंड अवार्ड की बात अगर हम करेंगे
तो सेंट लुई, ठीक है, सेंट लुई, LO है, LOUIS, सेंट लुई लिटरेरी अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड इनको मिला है। कब मिला है ये लिटरेरी अवार्ड इनको? ये 1999 में, ठीक है, 1999 में, 1999 में। नेक्स्ट इनको देखेंगे, नेक्स्ट इनका कौन सा अवार्ड मिला है, तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है इनको, ठीक है बच्चा, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। अब चूँकि इम्पोर्टेंट राइटर हैं तो भाई जानना ज़रूरी है, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज़ कब मिला है इनको? इंटरनेशनल 2007 में, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड सबसे लास्ट की बात करेंगे, द डोरोथी एंड लिलियन गिस प्राइज़ मिला इनको, ठीक है, ध्यान रखना है। प्राइस कब मिला है ये, तो ध्यान रखना 2010 में। इतना हो गया ना। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, जान लेते हैं। चिन्मय अचबे थे कौन? चिन्मय अचबे थे कौन, ये भी जानना ज़रूरी है। चिन्मय अचबे कौन थे? तो देखिए भाई, चिन्मय अचबे ना, इनका पूरा नाम मैंने बताया, एल्बर्ट चिन्वा लोमोगो अचबे था, जो कि नाइजेरियन नॉवेलिस्ट थे। ये कौन थे? नाइजेरियन नॉवेलिस्ट थे। और क्या थे? नॉवेलिस्ट, पोएट, प्रोफेसर थे, पोएट, प्रोफेसर थे, और क्या थे? एंड क्रिटिक थे। पोएट, प्रोफेसर थे, और क्या थे? एंड क्रिटिक थे। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ओके। और ये अपने सबसे फेमस नोवेल, मैग्नम ओपस बोल सकते हो, मास्टरपीस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मैग्नम ओपस, मास्टरपीस, फेमस, थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए जाने जाते हैं भाई, थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए जाने जाते हैं, जो कब आया था? ये 1958 में। थिंग्स फॉल अपार्ट के टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया है, ये भी ध्यान रखना है। थिंग्स फॉल अपार्ट की टाइटल इन्होंने W.B. ईट्स, जो W.B. ईट्स का एक वर्क है द सेकेंड कमिंग, वो भी LT में ही है। द सेकेंड कमिंग की जो फर्स्ट लाइन है, शुरुआत की लाइन नहीं है, मतलब तीसरी लाइन पे आता है, तो W.B. ईट्स का जो वर्क है द सेकेंड कमिंग है ना, जो उनकी पोएम है द सेकेंड कमिंग, उन्हीं से लिया गया है। वो लाइन आती है ना, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, तो थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, वहीं से लिया गया है ये थिंग्स फॉल अपार्ट, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं जो हम लेके आए हैं ब्यौरा। तो मैंने फुल नेम बता दिया, और इनका जन्म कब हुआ था मैंने बताया, 16 नवंबर 1930 में, ओगडी में। लार्ज विलेज है कहाँ पे? ईस्टर्न नाइजीरिया में, ठीक है। ये जो ओगडी नाम का गांव है ना, ये ओगडी नाम का एक बड़ा सा गांव है, कहाँ पे? पूर्वी नाइजीरिया में आपको मिलेगा, ठीक है। देन ब्रिटिश कॉलोनी, उस समय क्या था जब इनका जन्म हुआ था, जो तब तक ब्रिटिश कॉलोनी में आ गया था, मतलब ब्रिटिशर्स का शासन था। हिज पेरेंट वर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स बट दे रिस्पेक्टेड ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इनके पेरेंट्स ने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, इनके माता पिता जो थे वो ईसाई धर्म अपना चुके थे, बट क्या है, बट साथ ही साथ इग्बो जो संस्कृति थी, जो उसकी परंपराएं थी, इग्बो भी एक प्रकार का एक ग्रुप है, नाइजीरिया में ही मिलेगा। ये इग्बो नाम का एक ग्रुप है, एक समुदाय, ग्रुप नहीं बोल सकते, कम्युनिटी है, ठीक है। तो इग्बो की भी अपनी एक कम्युनिटी है, जैसे भाई हर धर्म की एक कम्युनिटी होती है, हर धर्म की एक चीज़ें होती है, एक परंपरा होती है, तो इग्बो भी एक कम्युनिटी है, तो उसकी भी एक परंपरा है, एक संस्कृति है, तो उसका भी ये लोग सम्मान करते थे। समझ में आया? एजुकेशन एंड आइडेंटिटी की बात करेंगे
तो एचबी जो थे ना वो एडुकेट मतलब इन्होंने एजुकेशन जो लिया वो कहाँ से लिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज इबादान से लिया। ठीक है, काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी था ये इबादान। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज इबादान से शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय लंदन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। ये जो इबादान कॉलेज है यूनिवर्सिटी थी, ये लंदन यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। शुरुआत में एचबे जो थे, शुरुआती दौर में एचबे मेडिसिन की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की ओर रुख किया। शुरुआत में इन्होंने इनिशियली इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की, देन इन्होंने लिटरेचर की तरफ इनका रुख हुआ और यहीं पर इन्होंने सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये ध्यान रखना, इट वॉज हेयर ही रिजेक्टेड हिज क्रिश्चियन नेम अल्बर्ट एंड बिगिन यूजिंग अ इग्बो नेम चिनवा एज अ स्टेटमेंट ऑफ कल्चर इंडिपेंडेंस। और यहीं पर इन्होंने जो कल्चर इंडिपेंडेंस के सिंबॉलिक के रूप में अपना जो क्रिश्चियन नाम था, इनका क्रिश्चियन नाम था ना अल्बर्ट, पूरा नाम यही था ना, अल्बर्ट चिनवा एलुगुमो एचबे, ये पूरा नाम था। तो इन्होंने क्या किया, कल्चर इंडिपेंडेंस के नाते, ठीक है, कल्चर इंडिपेंडेंस के सिंबॉलिक के रूप में अपना जो क्रिश्चियन नाम है अल्बर्ट, उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया और अपना इग्बो नाम चिनवा का यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो चिनवा इग्बो नेम है, ये ध्यान रखना, चिनवा कैसा नाम है, इग्बो नेम है। और इन्होंने अल्बर्ट को हटा के सिर्फ चिनवा ही यूज़ करने लगा, ठीक है, करने लगे, ये ध्यान रखना है। लिटरेरी डेब्यू ऑन ब्रेक थ्रू बात करेंगे। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट इन 1958। तो इनका पहला और सबसे मोस्ट फेमस नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट है, जो 1958 में आया था। क्लियर? दिस नॉवल इज कंसिडर्ड द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर एंड इज द मोस्ट वाइडली स्टडीड अफ्रीकन नॉवल ग्लोबली। तो बात करेंगे इस नॉवल में इन्होंने क्या बताया है। इस नॉवल में इन्होंने जो मॉडर्न अफ्रीकी लिटरेचर का पूरा फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है, ठीक है, यानी कि मॉडर्न अफ्रीकी लिटरेचर का ये मूलभूत पाठ माना जाता है, फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है ये नॉवल अफ्रीका लिटरेचर में। और ये दुनिया भर में सबसे अधिक पढ़ने वाला या अध्ययन करने वाला अफ्रीकी नॉवल भी है। थिंग्स फॉल अपार्ट अफ्रीकी नॉवल भी है ये, यानी कि अफ्रीका की लिटरेचर में ये पढ़ाया जाता है, फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लिटरेरी गोल की बात करेंगे, यानी कि राइटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या था, इन्होंने ये थिंग्स वाला पार्ट क्यों लिखा, इसमें क्या चीज़ें लिखी, इसका मेन मकसद क्या था एचबे का। तो एचबे ऑफन स्टेट दैट हिज प्राइमरी गोल वॉज टू काउंटर एक्ट द नेगेटिव सिंपलिस्टिक एंड ऑफन रेसिस्ट portrayals of Africa by European writers like Joseph Conrad in Heart of Darkness. He sought to present unbalanced view of African history and culture from the African perspective. देखिए जोसेफ कॉन्रेड जो थे ना, ये ब्रिटिशर थे और इन्होंने अपने ये वर्क में लिखा हार्ट ऑफ डार्कनेस में अफ्रीका को बहुत प्रिमिटिव दिखाया, नीचा दिखाया, और इसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा। ठीक है, समझ में आया? ये ध्यान रखना है, इनका लक्ष्य यही था। एचबे ने अक्सर कहा कि उनका जो प्राइमरी लक्ष्य है वो यूरोपीय जो राइटर है, जैसे यूरोपीय राइटर कौन थे, यूरोपियन राइटर थे ये जोसेफ कॉनराड, यूरोपियन राइटर जिनके नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस में है। उन्होंने इसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस में क्या लिखा, अफ्रीका के बारे में काफ़ी नेगेटिव, ये ध्यान रखना, काफ़ी नेगेटिव कमेंट पास किए हैं, इसमें नेगेटिव प्रिमिटिव कहा है अफ्रीका को, जो इनको सही नहीं लगा। नस्लवाद चित्रण, मतलब जो नस्लवादी है उस बारे में बात किया उन्होंने। नेगेटिव सिंपलिस्टिक एंड ऑफन रेसिस्ट पोर्ट्रेयल्स किया अफ्रीका का अपने इस वर्क में हार्ट ऑफ डार्कनेस में, प्रिमिटिव कहा है, और इसी के जवाब में इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा। समझ में आया? नेक्स्ट पे आएंगे, रोल इन नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग। तो बात करेंगे एचबे जो थे ना, वो नाइजीरिया मीडिया में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। एचबे वॉज सिग्निफिकेंट फिगर इन नाइजीरियन मीडिया, यानी कि जो नाइजीरिया का जो मीडिया था उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर थे एचबे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये काफ़ी अच्छे फिगर थे, ये ध्यान रखना आपने। वर्किंग फॉर नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और इन्होंने एनबीएस में काम भी किया था, नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के लिए काम भी किया था इन्होंने। और लेटर बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग एज द नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और बाद में ये एनबीसी के क्या बन गए थे, डायरेक्टर भी बन गए थे इन लागोस में। ध्यान रखना इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में ये डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग भी बने थे, ये भी ध्यान रखना।
नाइजीरियन सिविल वॉर, या जिसे ब्राफन नहीं सॉरी इसे क्या बोल सकते हैं, ब्रियाफा, ठीक है, ब्रियाफन सॉरी ब्रियाफा ही पढ़ा जाएगा, ब्रियाफा वॉर भी कहते हैं। देखिए नाइजीरिया में एक सिविल वॉर हुआ था, ठीक है, 1967 से लेके 1970 के बीच में एक सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, 1967 से लेके 1970 तक चला था नाइजीरिया में, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ब्रियाफा वॉर भी कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाइजीरियन सिविल वॉर कब से कब तक हुआ था, या नाइजीरियन सिविल वॉर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रियाफा वॉर। हम हर चीज़ पढ़ के चलेंगे, बाकी पूछना ना पूछना वो तो एग्जामिनर के ऊपर है, उनके माइंडसेट पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ब्रियाफा वॉर इसे कहते हैं, ठीक है। और एचबे बिकम अ staunch supporter of the secessionist state of बियाफ्रा, सॉरी अब सही प्रोनाउंस किया मैंने, प्रोनाउंस सही किया है, बियाफ्रा है, ठीक है, बियाफ्रा, ये ध्यान रखना है, बियाफ्रा। एंड सर्व्ड एज द एम्बेसडर फॉर द शॉर्ट लिव्ड रिपब्लिक। द वॉर डीपली इम्पैक्टेड द राइटिंग एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा जो बियाफ्रन वॉर हुआ था, बियाफ्रा वॉर हुआ था, एचबे ना बियाफ्रा नाम के अलग हुए राज्य के प्रबल क्या थे, सपोर्टर थे बहुत, यानी कि बियाफ्रा नाम का जो एक स्टेट था ये अलग हो गया था, एक राज्य था अलग होता, और इसके काफ़ी ये क्या बोल सकते हैं, सपोर्टर थे। ये कौन, ये थे एचबे जी। तो ये ध्यान रखना है कि इतना याद रखना, नाइजीरियन सिविल वॉर कब से कब तक हुआ था, इसे और क्या वॉर कहा जाता है, इसे बियाफ्रा वॉर भी कहा जाता है, और इसके सपोर्टर भी रहे हैं, बियाफ्रा जो स्टेट है उसके सपोर्टर भी रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन टू द नॉवल, एचबे pioneered the use of English that incorporates that rhythm and oral tradition of the Igbo language, particularly through the use of proverbs and traditional speech patterns, effectively Africanizing the English language। देखिए बात अगर हम करेंगे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, बियाफ्रा का, हाँ ये सपोर्टर भी थे ना, इतना ध्यान रखना है, और ये एम्बेसडर के रूप में काम भी इन्होंने किया था बियाफ्रा स्टेट के, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, नॉवल में इनका योगदान क्या था, एचबे जी का नॉवल में योगदान क्या था, तो एचबे ने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ का बीड़ा उठाया था, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ के पॉइनियर माने जाते हैं एचबे जो हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया, इग्बो लैंग्वेज की जो रिदम है और ओरल ट्रेडिशन को शामिल किया। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ इग्बो लैंग्वेज की जो रिदम थी, जो ओरल ट्रेडिशन था, उसको भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। इसमें इन्होंने स्पेशली जो प्रोवर्ब्स हैं, जो ट्रेडिशनल स्पीच का जो पैटर्न है उसका यूज़ करके इंग्लिश लैंग्वेज को प्रभावी ढंग से कैसा बना दिया था, अफ्रीकनाइजिंग बना दिया था, मतलब अफ्रीका के खिलाफ, मतलब अफ्रीका के अफ्रीकनाइजिंग बना दिया गया था, यानी कि अफ्रीकीकृत बना दिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइनियर, यानी कि इन्होंने नॉवल में योगदान इनका यही था, एचबे ने इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज़ है ना उसका बीड़ा उठाया था, जिसमें इन्होंने इग्बो लैंग्वेज की रिदम भी भर दिया था, ओरल ट्रेडिशन को भी शामिल किया, प्रोवर्ब्स को भी शामिल किया, ये सारी चीज़ों को, और ऐसा बना दिया था, अफ्रीकीकृत बना दिया था, यानी कि अफ्रीका के लायक बना दिया था, ऐसा लगे कि अफ्रीका की ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। दी फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर इन्हें कहा जाता है, एचबे को, ये ध्यान रखना। एचबे इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर ड्यू टू ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द थिंग्स वाला पार्ट एंड हिज रोल द एस्टैब्लिशिंग अ डिस्टिंक्टिव ऑथेंटिक अफ्रीकन वॉइस इन द लिटरेरी वर्ल्ड। तो इतना ध्यान रखना, फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर या फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर किसे कहा जाता है, एचबे को ही कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मेजर लिटरेरी क्रिटिक की बात करेंगे, हिज फेमस 1975 एसे एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिसिज्म, कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। इनका लिटरेरी क्रिटिक की बात करेंगे, इनका फेमस 1975 का एसे है जिसका टाइटल है एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिसिज्म, कॉनरैड, हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये एक कैनोनिकल टेक्स्ट इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, ध्यान रखना, ये इनका इससे है द इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिसिज्म इन कॉनरैड, हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, यानी कि अगर आप पोस्ट कॉलोनियल पढ़ रहे हो तो उसमें ये इंपॉर्टेंट लेसन आपको पढ़ना है, ठीक है। इस एस्से में इन्होंने आलोचना की है, इस एस्से, ये जो एस्से है ना, इस एस्से में इन्होंने आलोचना की है, इन्होंने जोसेफ कॉनरैड की कड़ी आलोचना की है, ठीक
ठीक है। इन्होंने अपने नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस में, जोसेफ कॉनरेड ने क्या किया था, अपने नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस में अफ्रीका लोगों को क्या बताया था, प्रिमिटिव दिखाया था, यानी कि छोटे हैं, नीच हैं, बहुत प्रिमिटिव हैं, ये दिखाया था। और इसी वजह से इन्होंने ये वर्क लिखा, इसमें भी इन्होंने कॉनरेड की क्या की, क्रिटिक किया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, ये ध्यान रखना है। ओके, अदर की वर्क्स की बात करेंगे तो वाइल थिंग्स फॉल अपार्ट इज हिज मोस्ट फेमस। अदर मेजर नॉवेल्स ऑफन एग्जामिन नो एग्जाम इंक्लूड, तो नो लॉन्गर एट इजी है, एरो ऑफ गॉड है, अ मैन ऑफ द पीपल है, ये इन्हीं का वर्क है। 1960, 1964, 1966, मतलब इसके साथ ही साथ थिंग्स फॉल अपार्ट के साथ साथ, ये अपने ध्यान रखना है। आ जाते हैं हम कहानी पे। कहानी यही है, ठीक है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट, यहाँ पे समरी दी गई है। थिंग्स फॉल अपार्ट कब आया था, 1958 में। एक फाउंडेशनल वर्क है किसका, मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चिन्मय एचपे का ही है। और इट क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ एन इग्बो मैन ओंकोकोवा, ठीक है। तो ये नॉवल जो है ना, ये मॉडर्न अफ्रीकी लिटरेचर का एक क्या है, एक फाउंडेशनल वर्क है, जो एक इग्बो पर्सन है जिसका नाम क्या है, देखिए इग्बो मैंने बताया, इग्बो एक कम्युनिटी है, ठीक है। इसी कम्युनिटी का एक बंदा है जिसका नाम है ओंकोकोवा। इसके जीवन के बारे में दिखाया जा रहा है। और 19वीं सेंचुरी के लास्ट, उस समय क्या टाइम हो रहा था, तो 19वीं सेंचुरी का लास्ट टाइम चल रहा था, लेट 19वीं सेंचुरी और अर्ली 20वीं सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 19वीं सेंचुरी का अंत था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय जो मिशनरी लोग थे और जो औपनिवेशिक यानी कि कोलोनाइज्ड ताकत इस पारंपरिक इग्बो कम्युनिटी पर पड़े विनाशकारी प्रभाव का वर्णन करती है। समझ में आया, यानी कि उस समय नाइजीरिया में क्या था, ब्रिटिश का शासन था, और ब्रिटिश के शासन से इग्बो कम्युनिटी पर क्या क्या असर हुआ, विनाशकारी असर हुआ, उसी चीज़ को ये जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट वही बता रहा है। अंग्रेज़ों का शासन था नाइजीरिया पर, और उस समय इग्बो जो कम्युनिटी थी इस पर क्या क्या असर हुआ, कौन कौन विनाशकारी प्रभाव हुआ, उसी चीज़ को ये नॉवल बता रहा है और कैरेक्टर के थ्रू बता रहा है। एक कैरेक्टर है ओंकोकोवा, यही मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, ठीक है। तो ध्यान रखना है। सेटिंग एंड कंटेक्स्ट की बात करेंगे हम। थिंग्स फॉल अपार्ट चिन्मय एचबे जो कि एक नाइजीरियन है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो 1958। सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है, तो ये ध्यान रखना है, इसकी सेटिंग रखी गई है ओमोओफिया। कहाँ पे, ओमोओफिया, थोड़ा जो नाम है ना वो टफ है। द नॉवल इज सेट इन ओमोओफिया में इसकी सेटिंग रखी गई है। और क्लस्टर ऑफ 9 विलेजेस लोकेटेड इन इग्बो रीजन ऑफ नाइजीरिया, तो नाइजीरिया के इग्बो क्षेत्र के 9 गांवों का एक कलेक्शन है जिसका नाम है ओमोओफिया। इसमें कितने गांव आते हैं, 9 गांव आते हैं। 9, ये क्या है, 9 गांव का कलेक्शन है, ठीक है, 9 विलेजर्स का। ओके, ये ध्यान रखना है। तो नाइजीरिया के इग्बो क्षेत्र के 9 गांवों का एक ग्रुप है, नाम है ओमोओफिया, ये ध्यान रखना है। टाइम पीरियड की बात करेंगे अगर हम, तो नैरेटिव टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लेट 19वीं सेंचुरी एंड अर्ली 20वीं सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ मेजर ट्रांजिशन एंड अफ्रीकन सोसाइटी। मैंने बताया अभी 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अगर हम करेंगे तो नाइजीरिया में ब्रिटिश कोलोनाइज शासन था, यानी कि ब्रिटिशर्स का शासन था, और ईसाई मिशनरी जो थे उनके आगमन से इग्बो जो कम्युनिटी थी उसकी जो पारंपरिक चीज़ें थी उस पर कितना असर हुआ था, वो चीज़ें इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया। जॉनरा की बात करेंगे तो ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में ये नॉवल बताता है। ट्रेजेडी है, इसमें ट्रेजेडी भी है, बिल्कुल है। सोशल रियलिज्म को दिखाता है। सोशल रियलिज्म मतलब समाज की जो चीज़ें थी, रियल चीज़ें ये इस नॉवल में देखने को मिलती हैं। लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये नॉवल की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, बट रिचली interspersed with Igbo proverbs, idioms, folktales and phrases giving authenticity to African oral culture। हालांकि लैंग्वेज जो इसमें यूज़, एचबे ने जो लैंग्वेज यूज़ किया है वो इंग्लिश ही यूज़ किया है, लेकिन इसके जो प्रोवर्ब्स हैं, इडम्स हैं, फॉकटेल्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो इग्बो में यूज़ किया है इन्होंने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में है, लेकिन इसमें जो कहावतें हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो इग्बो लैंग्वेज से भरी हुई हैं। ऐसा क्यों इन्होंने किया, ताकि ये पूरी तरह से अफ्रीकन ओरल कल्चर की ऑथेंटिसिटी दिखे, पूरी तरह से अफ्रीकन ओरल कल्चर लगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
एग्जाम टिप की बात करेंगे तो फर्स्ट मेजर अफ्रीकन नॉवल इन इंग्लिश टू गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन, तो थिंग्स फॉल अपार्ट है। डिपिक्ट क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड कॉलोनियल मॉडर्निटी, तो कोर थीम ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहला मेजर अफ्रीकन नॉवल कौन सा है जिसने इंग्लिश टू गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन, तो थिंग्स फॉल अपार्ट ही है। आ जाते हैं की कैरेक्टर्स पे। कुछ कैरेक्टर्स है जो ध्यान रखना है आपने, तो यहाँ देखेंगे की कैरेक्टर्स हैं ओंकोकोवा। पहला जो कैरेक्टर है वो आपका ओंकोकोवा है, यही प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, ओंकोकोवा बहुत ही प्राउडी है, एम्बिशियस एक योद्धा है एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ ओमोओफिया, और ओमोओफिया का ये एक रिस्पेक्टेड लीडर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिज एंटायर लाइफ इज ड्राइवन बाय एन इंटेंस फियर ऑफ वीकनेस, इसकी पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ इसी में बीत गई, फियर ऑफ वीकनेस, इसके अंदर डर है। ठीक है एक मतलब एक योद्धा है लेकिन बहुत प्राउडी है, अपने पिता से जुड़ी कमजोरियों से डर, मतलब इसके पिता विच ई एसोसिएटेड विद हिज फादर, इसके फादर का जो डर है वो इसके अंदर बस गया है ओक्नोकोवा के अंदर। ठीक है, ओंकोकोवा के अंदर, और जिसकी वजह से ये भी डरा डरा रहता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा ये जानेंगे कि ही रिप्रेजेंट अनकम्प्रोमाइजिंग ट्रेडिशनल इग्बो वैल्यूज़, ये किसी भी कीमत पर जो इग्बो वैल्यूज़ है, इग्बो कम्युनिटी की जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशनल है, ये किसी भी कीमत पर उनको अनकम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। स्ट्रेंथ, मस्कुलिनिटी, ऑनर, सोशल स्टेटस ये रिप्रेजेंट करता है। ही रेजिडिटी एंड इनएबिलिटी टू अडेप्ट अल्टीमेटली लीड टू हिज ट्रेजिक डाउनफॉल, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसके महत्व मैं बता रही हूँ, ये कैरेक्टर जो ओंकोकोवा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये अनकम्प्रोमाइजिंग ट्रेडिशनल इग्बो वैल्यूज, स्ट्रेंथ, मैस्कुलिनिटी, ऑनर्ड, सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलेंगे हम दूसरे कैरेक्टर को देखेंगे। दूसरा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो ओंकोकोवा है ना, इसकी अगर बात करेंगे तो इसके ना ही हैज़ 3 वाइफ्स और 10, ऐसा कहा जाता है कि 10 बच्चे भी हैं, टोटल 10 चिल्ड्रन हैं एंड 3 वाइफ्स हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इनकी वाइफ का भी नाम यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ज़्यादा कैरेक्टर को बताऊंगी नहीं। एक्विफी, ये इनकी सेकंड वाइफ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे कैरेक्टर के बारे में। दूसरा कैरेक्टर कौन है? ओनोका। ओनोका जो है ये ओंकोकोवा का फादर है। ठीक है, ये कौन है? ये ओंकोकोवा के पिता हैं। काफ़ी लालची हैं, पुअर हैं, हैवली इंडेटेड हैं एंड फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड स्टोरी टेलिंग। बहुत आलसी टाइप के हैं, कर्जदार भी हैं, और ये ना इनको ना म्यूज़िक बहुत पसंद है, संगीत प्रेमी हैं, और ये हर उस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं जिससे ओंकोकोवा डरता है, जिससे ओंकोकोवा डर लगता है, ये वो हर चीज़ के सिंबलाइज करते हैं, प्रतीक हैं। और इसकी असफलता ओंकोकोवा की कठोर पर्सनालिटी को आकार देती है, यानी कि ये असफल, अपनी ज़िंदगी में ये असफल रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनका बेटा कैसा होगा। ठीक है, ही रिप्रेजेंट एवरीथिंग ओंकोकोवा फियर्स बिकमिंग ओनोकाज फेलियर, सेक्स ओंकोकोवाज हार्श पर्सनालिटी एंड ऑब्सेशन विद सक्सेस एंड मैस्कुलिनिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें जो मैंने भी बताया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये वो सारी चीज़ें जिससे ओंकोकोवा को डर लगता हो, ओंकोकोवा के पर्सनालिटी को आकार देते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है नवोए, इसको ऐसे पढ़े जाएंगे नवोए, आई थिंक नवोए। ये कौन है? ये ओंकोकोवा का एल्डेस्ट सन है। नवोए जो है ना, ये ओंकोकोवा का सन है, एल्डेस्ट सन है। आई थिंक ये 12 ईयर्स ओल्ड है, आई थिंक। नवोए बहुत सेंसिटिव है, थॉटफुल है, डिस्टर्ब्ड बाय द वायलेंस एंड रेजिडिटी ऑफ इग्बो ट्रेडिशन। इग्बो ट्रेडिशन में जो भी वायलेंस हो रहा है, रेजिडेट है, इससे काफ़ी ये डिस्टर्ब है इग्बो ट्रेडिशन में, इग्बो परंपराएं में। ठीक है, नवोए ये काफ़ी सेंसिटिव सन है इनका, ओंकोकोवा का, और ये परंपराओं की कठोरता को रिजेक्ट करता है, यानी कि जितनी भी परंपरा है इग्बो कम्युनिटी की, ये उसको क्या करता है? रिजेक्ट करता है, मानता नहीं है। लास्ट में क्या होता है? ये क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है, जो इग्बो समाज के भीतर के इमोशनल डिवीज़न को दिखाता है। मतलब ये इग्बो को नहीं मानता, सिंपली ये ध्यान रखना है। तो ही रिप्रेजेंट द यंगर जनरेशन,
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यंगर जनरेशन को। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अगले जो कैरेक्टर है इकेमे फुना। इस कैरेक्टर को याद रखना, इकेमे फुना। ये पड़ोसी गांव में बदले के रूप में आया लड़का है। पड़ोसी गांव से काफ़ी झगड़ा हो रहा था, यानी कि जो गांव है, ठीक है, ओमो-ओफिया, ये जो गांव है ओमो-ओफिया और वो पड़ोसी गांव है, पड़ोसी गांव से काफ़ी झगड़ा हो रहा था। तो होता नहीं है कि सेटलमेंट करने के लिए हाँ ठीक है भेज दो, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, आपस में झगड़ा फसाद ना हो। तो ठीक करने के लिए पड़ोसी गांव का एक लड़के को भेजा जाता है। और ये लड़का कहाँ रुका रहता है? ये उनको कोवा के घर ही रुका रहता है। करीबन 3 साल तक ये लड़का रुका रहता है, ठीक है। 3 साल तक उनको कोवा के घर रुकता है और उनको कोवा को पिता भी मानता है। ये इकेमे फुना जो होता है, अन्वय को भाई भी मानता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो सेक्रीफिशियल बॉय है फ्रॉम मैबिनो। ये कहाँ से आया है? मैबेनो से आया है। ये किस गांव से आया है? मैबेनो से। तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, पड़ोसी गांव के बदले के रूप में आया लड़का है और उनको कोवा के लिए बेटे जैसा बन जाता है, क्योंकि 3 साल उसी के साथ रहता है। और इसकी अन्यायपूर्ण हत्या, इसी की अन्यायपूर्ण हत्या उनको कोवा ही कर देता है। भी हम देखेंगे कैसे करता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस है, ही इज जस्ट लाइक माई। पहला जो इस नॉवल का जो पहला मेजर ट्रेजेडी होता है वो इसी से होता है, यानी कि इसी की हत्या से होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन इसी की हत्या से पहला ट्रेजेडी होता है नॉवल में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन, ये फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी हैं, ठीक है। ये पहला ईसाई मिशनरी है जो बहुत ही काम है, पेशेंट है, रिस्पेक्टफुल है। इग्बो बिलीव की, यानी कि इग्बो की जो परंपराएं हैं उनसे ये काफ़ी काम है, पेशेंट है और काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं इग्बो परंपराओं को। जो इग्बो कम्युनिटी की जो परंपराएं हैं, जो बिलीव्स हैं, जो प्रथा हैं, उसकी ये क्या कर रहे हैं? काफ़ी रिस्पेक्टफुल भी करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान दिखाते हैं। और ये ना क्या करते हैं? एजुकेशन और डायलॉग्स के माध्यम से अपने धर्म को फैला रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म को ये फैलाने का काम करते हैं मिस्टर ब्राउन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मॉडरेट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रेवरेंड जेम्स स्मिथ, ये कौन है? ये मिशनरी सक्सेसर टू मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन का कट्टर उत्तराधिकारी है। मिस्टर ब्राउन के बाद यही बनता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मिशनरी सक्सेसर टू मिस्टर ब्राउन, ये ध्यान रखना है। ये काफ़ी ना रेजिड टाइप का है, फेनेटिकल टाइप का है, इंटॉलरेंट ऑफ इग्बो ट्रेडिशन, यानी कि बहुत कठोर है, ये बहुत ज़्यादा फेनेटिकल है, जो सीधे संघर्ष को भड़काता भी है ये। और चर्च को जलाए जाने का कारण भी बनता है यही। चर्च को जलाया जाता है तो इसी की वजह से जलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड प्रोवोक्स डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चर्च एंड द क्लैन, ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये कौन है? ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि इस औपनिवेशिक प्रशासन के मुखिया हैं, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इज़ द हेड ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ओमो-ओफिया। तो ओमो-ओफिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसके हेड है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये कहानी तब की लिखी हुई है जब अंग्रेज़ों का शासन था नाइजीरिया पर, ये आपने ध्यान रखना। और कुछ 1-2 कैरेक्टर अगर छूट रहे हैं तो हम पढ़ लेंगे। अच्छा, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? कोल्ड, एरोगेंट एंड डिह्यूमनाइजिंग नेचर ऑफ इम्पीरियलिज्म, जैसे कि मैंने पढ़ाया है कॉलोनियल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक और कैरेक्टर है, अभी आ जाएंगे तो नाम याद रखना, ओबी एरिका। इस कैरेक्टर का नाम याद रखना, इसका भी रोल है ओबी एरिका। ये कौन रहता है? ये ओकनोकोवा का बेस्ट फ्रेंड रहता है। किसका? ओमकोकोवा का। बार बार नाम मैं भूल जाती हूँ। ओमकोकोवा, OKON, सॉरी, OKON, ठीक है। फिर K है, फिर W है, फिर O है, ठीक है। तो ये ओमकोकोवा का फेवरेट फ्रेंड रहता है। ठीक है, मतलब बेस्ट फ्रेंड रहता है, फेवरेट नहीं, बेस्ट फ्रेंड रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बेस्ट फ्रेंड रहता है। कहाँ पे, कहाँ का ये रहता है? तो ओमो-ओफिया का ही रहता है, ये ध्यान रखना है। ओबी एरिका, इसका आएगा कहानी में तो बताऊंगी मैं। एक कैरेक्टर का नाम और याद रखना आप लोग। कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एक कैरेक्टर का नाम और याद रखना,
एक कैरेक्टर का नाम और याद रखना, ओग्ब्यूफी, ओग्ब्यूफी, एजुडू, ठीक है, एजू, AZEU, AZEU, एजुडू, ये नाम याद रखना। ये जानते हो कौन है? ये ओमोओफिया के एल्डर्स में से एक हैं, यानी कि जो ओमोओफिया के जो बुजुर्ग हैं उनमें से एक हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमेशा बहुत वाइज हैं और हमेशा उनको कोवा को एडवाइस देते रहते हैं। खैर, अब आ जाते हैं कहानी पे। और ये जो नॉवल है ना, ये 3 भाग में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। ये जो नॉवल है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट्स वाइज, ठीक है। नॉवल 3 भाग में डिवाइडेड है, जो ओंकोकोवा और उसके समाज के उत्थान, पतन, विनाश को दिखाता है। यानी कि समाज का उत्थान कब हुआ था, फिर पतन कब हुआ था, विनाश कब हुआ था, इन 3 पार्ट्स में हम देख लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि ओंकोकोवा का राइज एंड द वर्ल्ड ऑफ ओमोओफिया, यानी कि ओंकोकोवा का राइज, उदय, और द वर्ल्ड ऑफ ओमोओफिया, चैप्टर 1 से लेके 13 हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ओंकोकोवा है वो अपनी मेहनत और याम की खेती, ठीक है। तो कहानी ये होती है कि जो ओंकोकोवा का एम्बिशन, नोबल इंट्रोड्यूस ओंकोकोवा स्ट्रॉन्ग, प्राउड एंड एग्रेसिव वॉरियर, ही इज ऑब्सेस्ड विद द अचीविंग स्टेटस एंड ओवरकमिंग द शेमफुल लेगेसी ऑफ हिज फादर उनोका, who was lazy and indebted. Onkokowa builds his wealth through farming yams, king of crops. The wrestling, he has 3 wives and multiple titles. देखिए यहाँ पे बात करेंगे जो ओंकोकोवा है ना, देखिए पहला जो पार्ट है इसमें ना, फर्स्ट पार्ट जो है इसमें, मैंने कहा ना इसमें 3rd पार्ट में है ये, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या जानेंगे? पहला पार्ट मेन कैरेक्टर जो ओंकोकोवा है उसका इंट्रोडक्शन मतलब उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि वो यूरोपीय लोग हैं, यूरोपीय आगमन से पहले, जैसे जो ये जो पहला पार्ट है, और इसमें जो ओंकोकोवा है वो जब ब्रिटिश का शासन नहीं था इस पे, इग्बो समाज पर या नाइजीरिया पर, तो ओंकोकोवा उस समय का बताता है। पहले पार्ट में बताता है कि कैसा था इग्बो समाज, कहता था इग्बो कम्युनिटी कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धर्म कैसा था, ये सारी चीज़ों को बताता है। और यहाँ पे ओंकोकोवा जो ओंकोकोवा है वो एक ऐसे पर्सन के रूप में दिखाया जाता है, ऐसा पर्सन है ना जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दृढ़ संकल्प है, यह अपने कबीले उमेफिया में बहुत अमीर भी है और एक सम्मानित लीडर भी है ओंकोकोवा, ठीक है। बहुत पावरफुल पहलवान भी है, ठीक है, और एक सफल रतालू किसान के रूप में फेमस भी है ये ओंकोकोवा। तो ये ध्यान रखना है, इसका पूरा पर्सनालिटी कमजोरी और असफलता के गहरे डर से है। मतलब ये पूरी पर्सनालिटी की बात अगर हम करेंगे तो ये थोड़ा सा, मैंने ऊपर बताया ना, अपने फादर की वजह से ये थोड़ा सा डरा डरा सा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके पिता जो ओनोका है उससे मिलता है डर, क्योंकि उसके पिता लेजी टाइप के थे, इसी वजह से। ओनोका कैसे थे? ओनोका जो इसके फादर थे, ओनोका जो थे इसके फादर ओंकोकोवा के, वो काफ़ी कैसे थे? बहुत ज़्यादा आलसी थे, गरीब थे, नरम दिल के थे, जिसे मेहनत या युद्ध की अपेक्षा क्या पसंद था? संगीत, बातचीत करना पसंद था, मेहनत करना नहीं पसंद था। और इसी चीज़ से इसको डर लगा रहता था कि जब बाप ने कुछ नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरा बेटा वो भी नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना? नवाए भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को इसको डर लगा रहता था। ओके, तो इतनी सी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसमें जो इकेमे फुना था, कैरेक्टर कहाँ गए सब? इसमें जो इकेमे फुना था, इसमें जो इकेमे फुना नाम का एक लड़का, 2 गांव के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद शांति समझौते के हिस्सों के रूप में क्या होता है, पड़ोसी गांव से उमेफिया भेजा जाता है। क्या होता है कि दोनों गांवों में, यानी कि इकेमे फुना जो है वो कहाँ का था? मैबेनो का था। और उमेफिया, दोनों गांव के बीच में काफ़ी झगड़ा होता था, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता था, संघर्ष होता था। और दोनों गांव के बीच में जब ये झगड़ा शांति में बदल गया, शांति समझौते में बदल गया, तो शांति समझौते के हिस्से के लिए ही इकेमे फुना को अपने गांव से
उमेफिया भेजा जाता है। अपने गांव से कहाँ भेजा जाता है? उमेफिया भेजा जाता है। और इसे कहाँ रखा जाता है? इक्मेफोना को। इक्मेफोना कहाँ रुकता है? ये उंकुकोवा की देखरेख में इसको रखा जाता है। और ये 3 साल तक कहाँ पे रहता है? इक्मेफोना कहाँ रहता है? उंकुकोवा के घर में रहता है। और इवन इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है ना ये उंकुकोवा, क्योंकि उंकुकोवा का भी एक बेटा था नवोए, उसका नाम याद रखना। ये इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है उंकुकोवा से ना कि उंकुकोवा के बेटे जैसा बन जाता है। और उंकुकोवा का जो बड़ा बेटा है नोए, वो इसको अपने भाई की तरह मानता है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गई इनकी कहानी। अब बात बिगड़ती क्या? सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ये भी इक्मेफोना भी उंकुकोवा को अपना पिता मानता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब ट्रेजेडी कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रेजेडी यहीं से स्टार्ट होती है, इक्मेफोना से ही। ट्रेजेडी तब आती है जब पहाड़ियों और गुफाओं की देववाड़ी, यानी कि ऐसा कहा जाता था कि पहाड़ियों और गुफाओं में एक देववाड़ी है, ठीक है, देववाड़ी, जिसको ओरेकल बोलते हैं। पहले गांव के लोग ऐसे ही तो मानते थे कि हाँ, भगवान को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं, कि हाँ कोई तो ऐसी शक्ति है जो हम गरीबों को क्या करती हैं, जैसे कोई इलाज के लिए, हाँ तो ये देवी हैं, वो देवी हैं, ये देवी हैं, ये ठीक कर देती हैं। गांव वाले यही सब मानते थे ना। तो उस समय गांव में भी यही था कि पहाड़ी और गुफाओं की एक देववाड़ी भी है, एक देवी है, और उसका एक हुक्म आता है, मतलब उस ओरेकल का हुक्म आता है कि इक्मेफोना को मार दिया जाए। अब कबीले के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो ओग्बिफी एजुडू हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम बताया था, कैरेक्टर का नाम बताया था यहाँ पे, ओग्बिफी ओजुडू, ये ओग्बिफी ओजुडू, ये सब क्या है? उस इलाके के क्या हैं? बुजुर्ग हैं। तो जब इस ओरेकल का हुक्म आता है कि इक्मेफोना को मार दिया जाए, तो कबीले के जो बुजुर्ग हैं, लाइक कि ये ओग्बिफी एजुडू, ये उंकुकोवा को चेतावनी देते हैं कि वह इस मर्डर में भाग ना ले, क्योंकि इक्मेफोना तुमको क्या मानता है? बाप मानता है, और तुम्हारे बेटे जैसा ही रह रहा है 3 साल से तुम्हारे साथ, इसलिए तुम इस मर्डर में, इसके मर्डर में ना तुम शामिल मत होना, क्योंकि इक्मेफोना तुम्हें पिता कहता है। ये बात कौन कह रहा था? वो ओग्बी एजुडू ने कहा, जो बुजुर्ग थे। अब इसके बावजूद जब सभी ने मना किया, जितने भी पुरुष थे, पुरुषों का ग्रुप था, वो जंगल में, इक्मेफोना जंगल में रहता है, कुछ काम के लिए जाता है। तो जब भाई यहाँ पे ओरेकल का बात आ गई, ओरेकल ने बोल दिया कि हाँ इसको मार दिया जाए, तो सारे लोग इसको मारने के लिए आते हैं। जितने भी पुरुष ग्रुप है, वो सारे लोग इक्मेफोना पर हमला करते हैं। अब ये बेचारा भयभीत हो जाता है कि सब लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। अब ये दौड़ता हुआ कहाँ पे आता है? अपने फादर के पास आता है, जिसको ये मानता है, मानने वाले फादर के पास। मेरे पिता कहकर इनके पास दौड़ के आता है कि शायद ये बचा लेंगे मुझे, ठीक है, क्योंकि सारे लोग इसके पीछे पड़े मारने के लिए। तो ये बेचारा दौड़ के अपने पिता के पास आता, कहता है मेरे पिता। अब ये जो उंकुकोवा है ना, उंकुकोवा जो है, ये इसके अंदर दया ना आ जाए कि हाँ ये मैं इसको बेटे की तरह रख रहा था, ये मुझे पिता की तरह बोल रहा है। इसके अंदर मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब ऐसी दया वाली कमजोरी ये दिखाना नहीं चाहता था कि हाँ मेरे अंदर ऐसा फादर वाली कोई फीलिंग आ जाए कि हाँ मैं बचा लूँ इसको। तो इसने क्या किया? अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इसने अपनी ही छुरी से इस पर वार कर दिया, इक्मेफोना पर। अपनी छुरी से ये क्या कर देता है? वार कर देता है, और ये बेचारा वहीं पे मर जाता है। समझ में आया? ये यहाँ पे क्या दिखाया? कमज़ोर ना दिखना। ये कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था, ये सामने वाले को दिखाना चाहता मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे सामने मेरा बच्चा भी आ जाएगा मार दूंगा, गलत के लिए या सही के लिए कुछ भी हो मैं मार दूंगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं ये किससे शिकार है? किस चीज़ से शिकार है? ह्यूब्रिस, प्राइड, अहंकार, जो इसका लास्ट में इसका भी घातक होगा। खैर, इतना कहानी समझ में आ गई। अब क्या होता है? हत्या तो हो जाती है, वो भी काफ़ी ब्रूटली हत्या कर देता है ये अपने ही बेटे को, मतलब अपने मुंह बोले बेटे को। अब इसका असर किस पे पड़ता है? इसका जो सच्चा बेटा है, यानी कि इसका जो सगा बेटा है, जिसका नाम क्या रहता है? नोए। इसका जो सगा बेटा है उसका नाम क्या रहता है? नोए, ठीक है, ये रहे नोए, ये सगा बेटा रहता है। अब ये भाई की तरह मानता है इसको ना भाई की तरह, मैं पूरी कहानी यहीं पे बता दे रही हूँ, भाई की तरह इसको मानता है। तो इसको बहुत बुरा लगता है। बताओ, मेरे पिता ने मार दिया, जिसने इतने साल से इसके साथ रहे हम लोग 3 साल तक, और मैं इक्मेफोना को भाई की तरह मैं चाह रहा था। इसको काफ़ी इस पर ना गहरा असर पड़ता है, ये थोड़ा डर भी जाता है अपने पिता से।
अपने पिता से भी डर जाता है, और जो इग्बो का जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज जो पारंपरिक रीति रिवाज था, इसका विश्वास भी डिगने लग जाता है कि कैसा समाज है, कैसी कम्युनिटी है, मतलब इंसान को ही मारा जा रहा है। देवी कह दी, कोई देवी आके कह दी मार दो, तो उसके पीछे ही पड़ के मार दे रहे हैं। ये कैसा समाज है, ये कैसा रीति रिवाज है, ये कैसा क्या है। तो नोआई को ये सारी चीज़ें सब दकियानूसी लगने लग जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, उनको कोवा को क्या होता है, मारने के बाद इसको ना बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, इसको गिल्ट होता है, बेचैनी फील होती है। बेचैनी होने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं, अपनी इमोशन को दबा देता है। और शोक दिखाने से ये मतलब ऐसा होगा कि हाँ मैंने इसको मार दिया, तो थोड़ा शोक भी दिखाया जाए ना, इमोशन होता है ना कि मार दिया, चलो शोक दिखाया। शोक भी दिखाने के लिए ये सोचता है अगर मैंने शोक दिखाया तो लोग मुझे नरम समझेंगे कि हाँ नरम दिल है, तो वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। एक घटना घट गई, इकेमेफुना की हत्या हो गई। देन उसके बाद एक और घटना घटती है, एक और घटना घटती है, एक और आपदा आती है। एजुडू जो मैंने बताया था ना, वो बुजुर्ग एजुडू की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब एजुडू की डेथ जब होती है, जो एजुडू थे कहाँ गए हैं, यहाँ पे हो गया ना, चलो यहीं पे बता दे रही हूँ मैं, कहानी यहीं पे बता दे रही हूँ। तो जो एजुडू हैं, जिन्हें मैंने कहा था ना कि जो वो बुजुर्ग टाइप के हैं, तो एजुडू की डेथ हो जाती है। अब एजुडू का मतलब अंतिम संस्कार होता है, उसी समय उनको कोवा भी जाता है वहीं पे, और वो उनको कोवा के हाथ में बंदूक रहती है, वो गलती से फट जाती है। और गलती से फट जाती है तो जिससे एजुडू का जो बेटा हो जाता है वो मारा जाता है, यानी कि डबल हत्या यहाँ पे हो गई। उनको कोवा ने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल हत्या कर दिया, चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर डबल मर्डर कर दिया। एक तो इसका किया, दूसरा इसका तो खैर गांव वाले की वजह से कर दिया, जो इग्बो ट्रेडिशन था उसकी वजह से कर दिया गया, तो कोई सज़ा नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे जो एजुडू थे, उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनको कोवा की जो बंदूक होती है वो गलती से फट जाती है और एजुडू का बेटा मर जाता है। तो यहाँ पे तो मर्डर हुआ है ना। अब इग्बो रिवाजों के अनुसार ये था कि अगर ये दुर्घटना है तो ऐसी डेथ को ना धरती देवी के विरुद्ध घोर पापी माना जाता है। पहले लोग मानते थे, देवी को मानते थे कि हाँ अगर कोई बीमारी हो जाती थी ना, शिफा हो जाता था बिना दवाई के, तो हाँ फलाने देवी ने ठीक किया। पहले गांव में लोग मानते थे इस तरह की चीज़ों को। तो जब इसका मर्डर हो गया ना, एजुडू के बेटे का मर्डर हो गया, तो इग्बो जो रिवाज है उसके अनुसार अगर ये दुर्घटना है तो ऐसी डेथ ना धरती देवी के विरुद्ध घोर पाप मानी जाती है। तो इसे महिला अपराध कहा जाता है, ठीक है, इसे महिला अपराध कहा जाता है। ये गलती नहीं है बल्कि कमजोरी का संकेत है इस तरह की घटना। तो इसको ना उनको कोवा को सज़ा दी जाती है इसकी, कि भाई तुमने गलती की है। उनको कोवा को सज़ा दी जाती है, 7 साल का देश निकाला दे दिया जाता है। 7 ईयर्स, कितने साल का, 7 ईयर्स का देश निकाला दे दिया जाता है। और इसे अपने परिवार सहित अपनी माँ के गांव, इसके पूरे परिवार को इसको कहाँ भेज दिया जाता है, उनको कोवा का ननिहाल कहाँ रहता है, मंबाटा में रहता है। मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, मंबाटा में रहता है, ये ननिहाल रहता है किसका, उनको कोवा का। तो 7 साल को इसको एग्जाइल कर दिया जाता है और भेज कहाँ जाता है, तो पूरे परिवार को मंबाटा में भेज दिया जाता है, ठीक है। मंबाटा जाना पड़ता है और शुद्धि के लिए कि अब यहाँ पे इसके जो घर आंगन है, यानी कि जो इसका उमेफिया में घर आंगन था, जो उमेफिया गांव में, उसके घर आंगन को परंपरा के अनुसार जला दिया जाता है शुद्धि के लिए। बताओ इस तरह लोग अंधविश्वास में थे। इसको उनको कोवा को सज़ा दी जाती कि तुम भाई छोड़ दो ये गाँव, क्या बोलते हैं, ये गाँव छोड़ दो उमेफिया, और तुम चले जाओ अपने ननिहाल मंबाटा चले जाओ, सारे घर द्वार को सबको लेके। फिर ये था वो परंपरा के अनुसार ये था कि इसके घर को, ये तो चला गया मंबाटा, अब इसका जो घर है उमेफिया में, इसके घर आंगन को शुद्धि चाहिए। और शुद्धि कैसे मिलेगी, जलाकर, तो जला दो। तो इसके घर आंगन को पूरा जला दिया जाता है। तो पहला जो पार्ट है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पहला पार्ट जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दिन क्या होता है, सेकेंड पार्ट में हम क्या समझेंगे, सेकेंड पार्ट में, ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि जो उनको कोवा है, उनको कोवा को तो भेज दिया गया मंबाटा में, है ना, ये यहीं पे रहता है। इग्बो समाज की यूरोपीय दखल के सीधे ये क्या करता है, यहीं पे रहता है। जब ये मंबाटा पहुंच जाता है, उनको कोवा ना मंबाटा जब पहुंच जाता है, तो उनको कोवा और उसका जो परिवार है, उसकी माँ के संबंधी जो थे, अपने ननिहाल पहुंच जाता है मंबाटा। तो जिसको लीड कौन करते हैं, इसके एक चाचा रहते हैं,
उसका नाम रहता है उचेंडू, शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, उचेंडू नाम रहता है इनके चाचा का। ये चाचा रहते हैं, उनको कौवा के चाचा रहते हैं। तो ये बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, आदर के साथ इसका स्वीकार करते हैं। और इसके ना इन्हें ज़मीन और रतालू के बीज दिए जाते हैं ताकि वो नए सिरे से जीवन शुरू कर सके। उनको कौवा को एक ज़मीन दिया जाता है, रतालू के बीज दिए जाते हैं ताकि तुम यहाँ पे आ गए हो तो एक नए तरीके से अपने जीवन को शुरू करो, भूल जाओ अब ओमेफिया को। फिर भी ओंको कौवा अंदर अंदर बहुत कड़वाहट, निराशा से भरा होता है। उसे लगता है कि इस एग्जाइल ने उसकी जितनी एम्बिशियस को नष्ट कर दिया है। उसे ओमेफिया का महान लोगों के स्थान में अवसर छीन लिया। मतलब उसे ओमेफिया का महान लोगों के, मतलब ये महान बनना चाहता था ओमेफिया के लोगों के बीच में, लेकिन ये सब हो गया और एग्जाइल कर दिया गया। तो इसको लग रहा है ये सारी चीज़ें, मेरी जितनी भी एम्बिशियस चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई। अब इसी बीच क्या होता है, इसका एक दोस्त आता है, मैंने बताया था ना ओबी एरिका, उसका नाम याद रखना, ओबी एरिका, जो ओमेफिया का ही रहता है। इससे मिलने आता है ओंको कौवा से, कहाँ पे, मंबाटा आता है, इसके ननिहाल में। ओबी एरिका जब आता है तो इसको समाचार देता है, भाई तुम तो वहाँ नहीं हो, ओमेफिया में नहीं हो, लेकिन देखियो ओमेफिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हारे जाने के बाद। समाचार देता कि गोरे मिशनरी लोग आए हैं, यानी कि जो वाइट मैन ब्रिटिशर हैं वो ओमेफिया में आए हैं, एक चर्च बना रहे हैं और ईश्वर की शिक्षा देकर कबीले के पारंपरिक देवताओं को खारिज कर रहे हैं। यानी कि कबीले के जो भी देवता हम लोग मान रहे थे, जैसे कि वो ओरेकल थी, पहाड़ियों की देवी थी, उन सभी देवताओं को वो खारिज कर रहे हैं और वहाँ पे एक चर्च बना रहे हैं जो गोरे मिशनरी लोग आए हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, और जल्द ही मिशनरी मंबाटा भी पहुँचते हैं वहाँ पे। जो मिशनरी लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, मंबाटा, उनको कौवा के ननिहाल पहुँच जाते हैं। यहाँ पे भी लोग यही सब काम करते हैं। यहाँ पे भी ये लोग चर्च बनाना चाहते हैं, बाकी लोगों को बताते हैं कि भाई हमें चर्च बनाना है, तुम्हारी जो देवी देवता ऐसा कुछ नहीं होता है, चर्च रहेगा तो ये रहेगा, मतलब बहुत कुछ समझाते रहते हैं। तो इसका लीड कौन करता है, मिस्टर ब्राउन, ये ध्यान रखना है। इसका लीड कौन करता है, मिस्टर ब्राउन, यानी कि वो चर्च बनाने वाला जो लीड करने वाले हैं वो मिस्टर ब्राउन करते हैं। काफ़ी दयालु रहते हैं और बड़े ही विनम्रता के साथ ये ईसाई धर्म का प्रचार भी करते हैं। गांव वाले उन्हें बुरा जंगल नामक एक अशुभ भूमि टुकड़ा दे देते हैं। ये कहते हैं ना, चर्च यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है उसको फैला रहे हैं कि तुम्हारे गांव में जो भी देवी देवता को मानते हो ऐसा कुछ नहीं है, गांव में क्रिश्चियनिटी है, ये धर्म है, इस धर्म की क्वालिटी को बताते हैं। तो गांव वाले थोड़ा सा बात मान जाते हैं। गांव वाले, जो गांव में सबसे बुरा जंगल होगा, जो अशुभ भूमि माना जाता है, वही इसको दे देते हैं मिस्टर ब्राउन को कि ले जाओ यहाँ पे चर्च बना दो। और वो शापित जगह रहती है जहाँ पे गांव वाले की बीमार जो शापित लोग रहते हैं, जो बीमार लोग रहते हैं, मर जाते हैं, दफनाया जाता है, वही ज़मीन इनको दे दी जाती है कि जाके तुम चर्च बनाओ वहाँ पे। अब ये मिशनरी जो रहते हैं, ये मिशनरी याद रखना है, ये सब गोरे लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, उस भूमि पर सुरक्षित रहने, फलने फूलने गांव वालों के बीच उनका विश्वास बढ़ता है। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, पूरे गांव वालों को विश्वास दिला देते हैं कि हाँ कुछ तो है चर्च में, क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन धर्म को अपना लो। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे लोग क्या हो जाते हैं, फॉलोवर बन जाते हैं, मतलब फॉलो कर लेते हैं धीरे धीरे। अब मिशनरी जो रहते हैं, मिशनरी की ये सफलता उनको कौवा के घर तक पहुंचती है। ये खबर तो पहुंचेगी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसका जो बेटा है उनको कौवा का, नोए, वो भी क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है, लेकिन नोए, इसको पता नहीं चलता उनको कौवा को कि मेरा बेटा भी क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। ठीक है, तो इसका बेटा भी, नोए भी क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है। और नोए जो है ना, वो इग्बो परंपराओं को नहीं मानता है, क्योंकि इकेमेफुना की हत्या हो गई, 2 बच्चों की हत्या हो गई, इसलिए वो इग्बो जो कम्युनिटी है, उसकी जो ट्रेडिशन है, उसकी जो परंपरा है, उसको बिल्कुल नोए नहीं मानता, इसलिए क्रिश्चियनिटी को वो भी अपना लेता है। बाद में उनको कौवा को पता चलता है कि मेरा बेटा नोए ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, इसको काफ़ी बहुत मारता है, उसको, किसको, नोए को मारता है बहुत ज़्यादा, और हमेशा के लिए बेदखल कर देता है कि तुम जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होता है, उनको कौवा का 7 साल का जो निर्वासन था वो खत्म हो जाता है ना। तो सोचता है कि अब मैं जाऊँगा अपने गाँव ओमेफिया, अब तो मुझे मंबाटा से ख़त्म हो गया, अब मैं अपने गाँव जाऊँगा, तो क्यों ना मैं एक भोज रखूँ, विदाई भोज। कहाँ पे, यहाँ मंबाटा में। भाई मैं ननिहाल में 7 साल तक रहा, तो ऑब्वियसली ये लोग मुझे रखे हैं, तो एहसान तो जताना ही पड़ेगा। तो एहसान उतारने के लिए या थैंकफुल होने के लिए इसने एक वो रखा, विदाई भोज रखा, उसका आयोजन किया। ठीक है,
साथ ही ये भी दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये भी बताता है कि मैं प्रतिष्ठित आदमी नहीं बन पाया, 7 साल मेरे पर दाग लग गया। धीरे धीरे क्या होता है कि ये उमेफिया लौट आता है, फिर से गांव अपने आ जाता है, अपने फिर से अपना घर आंगन फिर से बसाने, अपनी रेपुटेशन वापस पाने के सपने के साथ रवाना हो जाता है मंबाटा से कि मैं जा रहा हूँ उमेफिया, अब मैं अपना सपना सजाऊंगा जो मैं बनना चाहता था। मैं एक अपना जो रेपुटेशन मैंने जो गंवा दिया उसको पाऊंगा, अपने घर आंगन को फिर से बसाऊंगा। तो इस उम्मीद के साथ ये मंबाटा छोड़कर उनको कोवा कहाँ पहुँच जाता है, उमेफिया वापस आ जाता है। लेकिन जब वो उमेफिया वापस आता है तो देखता है कि सारी चीज़ें तो सब ख़त्म हो गई हैं। वो देखता क्या है कि सारी चीज़ें तो, उमेफिया तो काफ़ी हद तक बदल गया है। तो लास्ट में जब वो पहुंचता है यहाँ पे ना, तो देखता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के शासन में जितने भी इग्बो कम्युनिटी के लोग थे उनका सब पतन हो गया। मतलब उमेफिया लौटकर उनको कोवा यही सब देखता है। मतलब उमेफिया जब लौटता है उनको कोवा 7 साल के बाद ना, तो उसको लगता है एक बदला हुआ समाज देख रहा है। कहाँ गए वो इग्बो कम्युनिटी के वो परंपरा, वो देवी देवता, कोई नहीं मान रहा था। सब गोरे मिशनरियों के धर्म के साथ साथ चल रहे थे। यानी कि गोरे मिशनरी जो थे, ब्रिटिशर्स थे, जो चर्च को फैला रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे, उसी को सब लोग मानने लगे थे। जिसका लीड कौन कर रहा था? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कर रहा था। पहले मिस्टर ब्राउन कर रहा था, बाद में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। मतलब देख रहे हैं कि कोर्ट चल रहे हैं, विदेशी कानून लागू किए जा रहे हैं, सब कुछ है। कबीले के कई लोग ईसाई भी बन चुके हैं, कई लोग जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अपना भी चुके हैं। मतलब इतना ज़्यादा बदलाव इसने देखा उनको कोवा ने कि 7 साल में इतने सारे बदलाव हो गए। कहाँ लोग पहले इग्बो कम्युनिटी के लोग इतना झिझकते थे ये सब चीज़ों से, आज सब लोग अपना लिए हैं। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे कहानी, पहले जो मिशनरी जो थे, जो गोरे मिशनरी थे, मिस्टर ब्राउन लीड करते थे। बाद में कौन करने लगा? बाद में जेम्स स्मिथ आ चुके हैं, उनकी इसकी जगह पे जेम्स स्मिथ आ चुके हैं। ये लीड करने लगे हैं, नाम याद रखना, जो बहुत कठोर है, कट्टर है। और इसने क्या किया है ना, इसने इग्बो रीति रिवाज मान्यताओं का सामना करना, विरोध करना, सबको मतलब उकसा दिया है कि कुछ नहीं है इग्बो रीति रिवाज में, इसके प्रति तुम लोग मत रहो, ये सब बेकार है। ये करने लगा। पहले तो मिस्टर ब्राउन करते थे, ये ऐसा कुछ नहीं करते थे, ये इग्बो कम्युनिटी की रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन जब इनकी जगह पे जेम्स स्मिथ आ गया, रेवरेंड जेम्स स्मिथ आ गया, ये लीड करने लगा, तो इसने इग्बो कम्युनिटी के जितने भी लोग थे सबको भड़का दिया, सबको अपनी तरह कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। एंड फिर क्या होता है, क्लाइमेक्स सीन आ जाती है जब एनोक कौन रहता है, फिर क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 हम यहाँ पे एकदम लास्ट में पहुँच गए हैं, अभी पार्ट 3 में आ गए हैं। यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि मैंने भी बताया, अभी मैंने बताया ना इसका कि जेम्स स्मिथ, रेवरेंड जेम्स स्मिथ ये सब कर रहा है, लीड कर रहा है चर्च वगैरह फैलाने का, क्रिश्चियनिटी फैलाने की, मिस्टर ब्राउन की जगह पे। ये कैसा है, ये बहुत कठोर है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक एनोक है, इसी के अंडर में एक आदमी है जिसका नाम है एनोक। ये एक समारोह होता है, उसी समारोह में एक एग्बू नाम का, एग्बू, उसका जो मास्क है वो उतार देता है। एग्बू नाम का एक पर्सन रहता है, उसका जो नकाब होता है वो उतार देता है, उसका जो मास्क है, ये एनोक है, ठीक है, वो उतार देता है। और इसी वजह से तो वो जो एनोक रहता है ना, इसी के अंडर में एक आदमी रहता है एनोक, वो क्या करता है, इग्बू का जो मास्क पहना रहता है वो उतार देता है। और जब ये एक्शन ये कर लेता है ना एनोक, इस तरह की हरकतें करता है ना, तो इग्बो दृष्टि में, मतलब इग्बो समाज में ना, इसे ना पूर्वज का वध करने के बराबर होता है। ऐसा लगता है कि पूर्वज का वध कर दिया गया है और इसको ना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इसी के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो इग्बो ईसाई क्रिश्चियन, जो इग्बो लोग हैं वो ईसाई चर्च तक मार्च करते हैं। और उसी गुस्से में ये लोग क्या करते हैं, पूरा चर्च वर्च को जला देते हैं कि ऐसे कैसे कर सकता है ये बंदा, हमारे पूर्वजों का वध कैसे कर सकता है, ये तो पूर्वजों के वध के बराबर है, मांस हटाना मतलब पूर्वजों के वध के बराबर है। तो ये लोग ना पूरा मार्च करते हैं और पूरा जितना ईसाई चर्च है उसको सब जला देते हैं। मूवमेंट ऐसा लगता है कि कबीले ने अपनी खोई हुई एकता दोबारा पाली। ठीक है, इस तरह होता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इसके बाद क्या होता है, जब चर्च वर्च को जला दिया जाता है तो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है
उनको कोवा को भी बुलाता है और उनको कोवा के साथ 6 नेताओं को बुलाता है, धोखे से बुलाता है कि आओ हम लोग मीटिंग करते हैं, बात करते हैं इस पर क्या हुआ था। तो सब लोग जानते हैं, उनको कोवा के साथ 6 लीडर और जाते हैं, सब लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मिलने। ये धोखे से बुलाता है ये करने के लिए कि चलो हम लोग बात करते हैं। सब लोग पहुँचते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ये लोग पहुँचते हैं, उनको कोवा और बाकी लोग, तो वो कमिश्नर क्या करता है, गिरफ्तार करवा देता है और उनका अपमान करता है उसी समय। और उसी समय क्या होता है, जब अपमान करता है तो उनको कोवा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है ना, वो अपनी छुरी निकाल लेता है, छुरी, और क्या करता है, वो गुस्से में आ जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, कबीले के लोग ना युद्ध पर चर्चा के लिए मिलते हैं, सारे लोग मिलते हैं आके कि चलो भाई इस पर चर्चा किया जाएगा। सब लोग आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के जो दूत होते हैं वो सभा को रोकने आते हैं, और इसको तो गुस्सा रहता है उनको कोवा को बहुत ज़्यादा। तो ये क्रोध में आकर गुस्सा आ जाता है और गुस्से से में आकर उस दूत का सिर काट देता है। कौन? उनको कोवा। अब यहीं पे फिर से ये गलती कर देता है, क्योंकि भाई गुस्से वाला था, 1 मिनट के लिए भी झुकने वाला नहीं था। फिर उनको कोवा को ये फील होता है ना कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे जो कबीले के लोग हैं वो मेरा साथ देंगे, आएंगे यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं आता है, सब लोग निराश हो जाते हैं, कोई आता ही नहीं है, सब लोग पीछे हट जाते हैं, कोई इसका साथ ही नहीं देता है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है। अब ये जान जाता है कि सब लोग बदल गए हैं, अब किसी के अंदर लड़ने की इच्छा नहीं रही है, अब ओमेफिया में कुछ बचा ही नहीं है। इसको लगता है कि सारे ग्रुप के लोग आएंगे, मेरा साथ देंगे, मैं इस तरह कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं आता साथ देने। अंत में क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो ओकनो कोवा को गिरफ्तार करने पहुँचते हैं, लेकिन बेचारा क्या होता है ना, इस बीच क्या होता है कि ये निराश हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये क्या करता है, अपने आप को फांसी लगा लेता है, उनको कोवा। ठीक है। और जब जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उनको कोवा को गिरफ्तार करने पहुंचता तो इसका जो दोस्त है ओबी एरिका, जैसे ओबी एरिका जो दोस्त है वो उसे एक पेड़ से लटकते हुए सौ तक ले जाता है, कहता है कि चलो उनको कोवा तो मर गया है, वो तो पेड़ से लटक रहा है और उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या इसने किया, सुसाइड किया। तो इग्बो संस्कृति में ये है कि सुसाइड करना घोर पाप माना जाता है, इसलिए कबीले के लोग कोई भी बॉडी को छू नहीं सकता। जो भी सुसाइड करेगा वो घोर पाप माना जाता है, और कोई भी बॉडी को टच नहीं करेगा, ना ही कोई दफनाएगा। ठीक है। ऐसा था, मतलब ऐसे इग्बो संस्कृति में माना जाता है। तो ओबी एरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे ही कहता है डिप्टी कमिश्नर को, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसे ही कहता है कि आप ही कुछ बोलो, आप ही कुछ करो, इस 100 को उतारो, आप ही छुओ, क्योंकि हम लोग छू नहीं सकते। ठीक है। तो लास्ट में यही बात बोलता है यहाँ पे, ये वही कहानी है जो मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है। यहाँ पे सुसाइड कर लेता है, फाइनल मीटिंग एंड सुसाइड। लास्ट में वो यही बात बोलता है, यहाँ पे है, ये है आयरोनिक एंडिंग हो जाती है। लास्ट में ये सोचता है जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो सोचता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो आता है, वो उनको कोवा के बॉडी को देखता है और सोचता है कि इस घटना पर वो अपनी बुक में एक संक्षिप्त पैराग्राफ लिखेगा। जब वो देखता है ना इसकी बॉडी को कि ऐसा ऐसा है, अब कोई छू नहीं सकता, कोई दफना नहीं सकता, ऐसा इग्बो कम्युनिटी मानती है, ऐसी परंपरा मानी जाती है, तो ये सोचने लगा कि इस घटना को मैं ना एक किताब में लिखूंगा, एक ब्रीफ पैराग्राफ लिखूंगा, जिसका टाइटल होगा द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। ये ध्यान रखना, ये लास्ट सेंटेंस है जो उस उपनिवेशवादी अहंकार और अफ्रीकी गरिमा के दिखाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यही सारी चीज़ें थी, कहानी यही थी। लास्ट में मर जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। थोड़ा नाम टफ है, नाम को याद रखना। कहानी मैंने पूरी एकदम डिटेल में कहानी बता दी, इस वजह से इतना टाइम हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें थी। मेजर थीम एग्जाम की बात करेंगे तो क्लैश फॉर कल्चर, ट्रेडिशन वर्सेस कोलोनिज्म, इसकी थीम की बात अगर करेंगे तो नॉवल का जो सेंट्रल थीम है वो जटिल इग्बो समाज और ब्रिटिश लोग जो हैं उनके बीच थीम को दिखाता है। एंड फेट वर्सेस फ्री विल है इसमें, यानी कि उनको कोवा लगातार अपने भाग्य को चुनौती देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फैटल फ्लॉ क्या था, वो बहुत ज़्यादा ह्यूब्रिस था, बहुत ज़्यादा अहंकारी था, जो उसका क्या होने वाला था, फॉल होने वाला था। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मैस्कुलिनिटी एंड स्टेटस की बात करेंगे तो उनको कोवा के जीवन जो था वो मर्दाना होने से, जुनून से प्रेरित था, मतलब उसके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा था,
वो बहुत ज़्यादा आक्रामक था, बहुत एग्रेशन था, वायलेंस था, रिजेक्शन ऑफ एनीथिंग डीम्ड ऑफ फेमिनाइन वीक। उसके अंदर कुछ भी औरतों वाली कमजोरी नहीं थी। इवन उसने बेटे को मार दिया, लेकिन तब भी उसके अंदर जरा से भी भावना, मर्सी नहीं दिखी। तो ये चीज़ें थी। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो एचबे ने इग्बो फ्रेजेस का यूज़ करके संस्कृति को समृद्धि दिखाया है। इन्होंने इग्बो प्रोवर्ब्स का ज़्यादा यूज़ किया है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ फैक्ट है। पब्लिकेशन एंड कंटेंट, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, नॉवल वाज फर्स्ट पब्लिश 1958, ये ध्यान रखना है। एंड बात करेंगे एचबे का जो गोल है, एचबे ने क्या किया है। एचबे, ये जो नॉवल है पहली बार 1958 में पब्लिश हुआ था। और एचबे का लक्ष्य क्या, एचबे ने इस नॉवल में मेनली जो यूरोपियन ऑडियंस को ये दिखाने के लिए लिखा था कि जो कोलोनाइज थे, कोलोनाइज से पहले अफ्रीकी इतिहास और संस्कृति जटिल थी, ताकि रेसिज्म जो आपके पश्चिमी नैरेटिव्स को चुनौती दी जा सकती है। मतलब ये अपने अफ्रीकन लिटरेचर में दिखाना चाहते थे, अफ्रीकन जो यूरोपियन ऑडियंस को दिखाना चाहते थे कि जब तक कोलोनाइज नहीं थे, जब तक ब्रिटिश का शासन नहीं था, तब कैसा था अफ्रीका का इतिहास और संस्कृति, बहुत ज़्यादा जटिल था। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं। टाइटल सोर्स की बात करेंगे तो टाइटल मैंने बता दिया, थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम सेकंड कमिंग बाय द आयरिश पोएट डब्ल्यू.बी. इट्स रेलिवेंट लाइन, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। जॉनरा क्या है, नॉवल इज ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड सोशल रियलिज्म, सब कुछ देखने को मिलता है। लैंग्वेज एंड स्टाइल तो एचबे डेलिबरेटली यूज इंग्लिश बट इन्फ्यूज द विद इग्बो प्रोवर्ब्स, फोक टेल्स एंड स्पीचेस पैटर्न्स अफ्रीकनाइज। ठीक है, सेटिंग की बात करेंगे, मेन सेटिंग इज द क्लस्टर ऑफ 9 विलेजेस कॉल्ड यूमेफिया एंड ओंकुकोवा मदरलैंड मम्बाटा लोकेटेड इन द इग्बो रीजन ऑफ नाइजेरिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओमेफिया गांव है, मम्बाटा गांव है, ये सारी चीज़ें गांव के बारे में है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इग्बो सोसाइटी स्ट्रक्चर, इग्बो सोसाइटी वाज अ स्टेटलेस डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन सोसाइटी नॉट रूल्ड बाय द सिंगल किंग बट बाय अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड टाइटल मैन। तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे हम किंग ऑफ क्रॉप्स याम्स, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे फसलों का राजा कौन था, याम को फसलों का राजा कहा जाता है, याम को फसलों का राजा कहा जाता है। ठीक है, याम की खेती में सफलता ही किसी व्यक्ति की, मतलब याम की खेती जो करेगा ऐसा लगेगा किसी पर्सन की संपत्ति और सामाजिक स्थिति का प्राथमिक माप है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्वगु, इनका नाम याद रखना, एग्वू गऊ। ये एग्वू गऊ कौन है, ये एग्वू गऊ वो मुखौटे पहने आदमी होते हैं जो पूर्वज की एंसेस्ट्रल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी का तो मतलब इन्हीं सब का तो मुखौटा वो उतार दिया गया था, जिसे चर्च को जला दिया गया। ऐसा लगा कि हाँ पूर्वज का वध कर दिया गया है। तो ये जो नाम याद रखना इसको, एग्वू वगू, ये ना मास्क पहने पुरुष हैं जो पूर्वजों की स्पिरिट रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है इनके अंदर पूर्वजों की स्पिरिट भरी हुई है। ठीक है, तो इन्हीं का तो मास्क वो उतार देता है, उनका उतार देता है, जिसकी वजह से सारे दंगे फसाद फिर से हो जाते हैं, चर्च को जला दिया जाता है। तो ये चीज़ें हटाना है, बताना है, ध्यान रखना है। ट्रेजिक फ्लॉ, फैटल फ्लॉ, ओकनोको का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, एक्सेसिव प्राइड है, यानी कि ह्यूब्रिस है, एंड हिज पैरालाइजिंग फियर ऑफ बीइंग सीन एज वीक ऑफ एफिमिनेट लाइक हिज फादर। ये नहीं दिखना चाहता किसी भी प्रकार से, औरतों जैसी इसके अंदर फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये अपने आप को इस तरह रखा है, यानी कि अपने फादर की तरह बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं अपने फादर की तरह। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, मतलब इसके अंदर ना वो कमजोरी, वो फेमिनाइन दिखने का डर बिल्कुल नहीं है जो उसके पिता उनोका से जोड़ता है। मतलब इसके पिता के अंदर है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये ऐसा नहीं अपने आप को करना चाहता है। क्लाइमेक्स रेजुलेशन की बात करेंगे तो अल्टीमेट सैक्रिलेजेस है। क्लाइमेक्स बिगिंस व्हेन द जेलस कन्वर्ट इन नॉक अनमास्क एंड एग्बेगुरु, जैसे मैंने बताया एग्बेगुरु इन पब्लिक डायरेक्टली चैलेंजिंग द फाउंडेशन ऑफ द ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लाइमेक्स तब शुरू होता है जब कट्टर ईसाई जो लोग होते हैं, एनोक एक रहता है, वो पब्लिकली आके एग्वू वगू का मुखौटा हटा देता है। और ट्रेडिशनली क्या होता है, न्यू को सीधे चुनौती देते हैं, भाई मेरे पूर्वज की बेइज्जती है, और वहीं पे सारे लोग फिर से दंगा फसाद करने लग जाते हैं, जला देते हैं। ओंकुकोवा का फाइनल एक्ट क्या है, तो ये ध्यान रखना है। ओंकुकोवा के हत्या ये फील करते हुए कि कबीले के लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे लड़ेंगे नहीं, तो ओंकुकोवा खुद ही फांसी लगा लेता है, सुसाइड कर लेता है। और इग्बो संस्कृति में ये होता है कि सुसाइड करना घोर पाप है माना जाता है। ठीक है, जिसका मतलब हुआ कि उसके अपने लोग उसके शरीर को छू नहीं सकते। ये ध्यान रखना है। ये हो गया है। ठीक है, एरिनी ऑफ द एंडिंग क्या थी मैंने बताया। नॉवल का अंत जो था वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ होता है, जो ओंकुकोवा के जीवन पर थॉट करता है, तय करता है कि इसकी जो योजना वो मैं इसको ना अपने एक बुक लिखूंगा,
एक पैराग्राफ लिखूंगा, संक्षिप्त पैराग्राफ लिखूंगा, जिसमें वो टाइटल क्या देगा, पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। तो ये था भाई कहानी। ध्यान रखना, कहानी को मैंने समझा दिया है, कैरेक्टर को याद रखना बस। कहानी तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कैरेक्टर को ध्यान रखना, काफ़ी बड़ा था ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके, इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगी इसकी। काफ़ी बड़े बड़े थे, 8 डबल सेशन ले लिया, ये भी मैराथन ही था, काफ़ी बड़ा था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।